आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे जो आरबीएसई जो कि किसकी किताब है, सामाजिक विज्ञान, उस कक्षा 6 की, उसका भाग सेकंड। भाग फर्स्ट हमने पढ़ लिया था, हम भाग सेकंड पढ़ेंगे, सामाजिक और राजनीतिक जीवन। सामाजिक और राजनीतिक जीवन में है पहला जो पार्ट है वो हमारा सामाजिक परिवेश, विविधता में एकता, हमारे बाजार, सहकारिता एवं उपभोक्ता सशक्तिकरण, सरकार और लोकतंत्र, बाल अधिकार एवं बाल संरक्षण, स्थानीय स्वशासन, ग्रामीण और शहरी दोनों पढ़ेंगे, और जिला प्रशासन और न्याय। ये जो टॉपिक है एसएस के, ये सब टॉपिक अपन पढ़ेंगे आज। तो क्लास को शुरू करते हैं अब। इसमें इससे पहले हमने इसका जो भूगोल था वो हमने पढ़ लिया था, और अब हम इसका जो राजनीतिक पार्ट है वो देखने वाले हैं। तो क्लास को चलो देखते हैं। हमारा सामाजिक परिवेश। समाज की सबसे छोटी इकाई कौन है? तो समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार है। बालक की प्रथम पाठशाला क्या है? तो बालक की जो प्रथम पाठशाला है वो परिवार है। ऐसा परिवार जिसमें दादा दादी, चाचा चाची, मम्मी पापा सभी एक साथ रहते हो क्या कहलाता है? तो वो संयुक्त परिवार कहते हैं, जिसमें सभी एक साथ रहते हैं। जिस परिवार में केवल माता पिता व उनकी संतान नहीं रहते हो कहलाता है तो वो एकल परिवार कहलाता है। जिसमें केवल और केवल उसके माता पिता और उनकी संतान ही रहते हो, ये प्रश्न ये है, संतान ही रहते हो तो वो कौन सा परिवार हो गया? एकल परिवार। परिवार के सदस्यों के बाद हमारे सबसे निकट कौन होते हैं? तो पड़ोसी। अब आगे जो चैप्टर है विविधता में एकता। हमारे देश में चाय के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ कहाँ हैं? तो पूरे देश में जो चाय के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ हैं वो असम में हैं। राजस्थान में मुख्यतः कौन सी फसलें उत्पादित होती है? तो ज्वार, मक्का व बाजरा। बिहू किस क्षेत्र का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो असम का जो ये है बिहू है जो असम का प्रमुख त्यौहार है। ओणम किस क्षेत्र का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो केरल का। पोंगल किस क्षेत्र का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो तमिलनाडु का। गणगौर व तीज किस क्षेत्र का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो राजस्थान का गणगौर व तीज। छठ पूजा किस क्षेत्र का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो बिहार का। बैसाखी किस क्षेत्र का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो पंजाब का। और लिट्टी चोखा कहाँ का प्रसिद्ध है व्यंजन है? लिट्टी चोखा जो है वो बिहार का बहुत ही प्रसिद्ध व्यंजन है। ढोकला खमण कहाँ का प्रसिद्ध व्यंजन है? तो गुजरात का। दाल बाटी चूरमा कहाँ का प्रसिद्ध व्यंजन है? तो आप सभी जानते हैं दाल बाटी चूरमा जो है वो राजस्थान का प्रसिद्ध है। इडली डोसा कहाँ का प्रसिद्ध व्यंजन है? तो दक्षिणी भारत का है इडली और डोसा। हमारा राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है? अशोक स्तंभ। ये प्रश्न बहुत ही सीधे और बहुत ही सरल है, और ये कभी कभार हमारे बहुत ही गलत होने के चांसेस रहते हैं। तो ये 6 क्लास की किताब में है, तो आप देखिएगा इनको ज़रूर। हमारा राष्ट्रगीत कौन सा है? तो वंदे मातरम। हमारा राष्ट्रगान कौन सा है? तो जनगण मन है। और हमारा जो राष्ट्रीय पुष्प है वो कौन सा है? तो कमल है। हमारा राष्ट्रीय पक्षी जो है वो मोर है। हमारा राष्ट्रीय पशु जो है वो बाघ है। और हमारा राष्ट्रीय ध्वज जो है वो तिरंगा है। हमारा राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो हॉकी। और हमारी राष्ट्रीय मुद्रा जो है वो रुपया है। इसी के साथ जो आगे वाला पार्ट है वो हमारे बाजार। ये वन लाइनर प्रश्न है बच्चों, और ये प्रश्न सीधे आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। और आजकल जो है वो आरबीएसई और एनसीईआरटी की किताबों से प्रश्न आ रहे हैं। तो देखते हैं, वस्तु के बदले में वस्तु देकर आवश्यकता की पूर्ति करना क्या कहलाता है? तो वस्तु के बदले वस्तु विनिमय कहलाता है। वस्तु के बदले में पैसे देकर आवश्यकता की पूर्ति करना क्या कहलाता है? तो मुद्रा विनिमय। वे व्यापारी जो उत्पादक से बड़ी मात्रा में सामान खरीद कर छोटे व्यापारियों को बेच देते हैं क्या कहलाते हैं? तो वो थोक व्यापारी कहलाते हैं। वह व्यापारी जो वस्तु को अंतिम उपभोक्ता को बेचता है क्या कहलाता है? तो वो जो है खुदरा या फुटकर व्यापारी कहलाता है। भारत के सभी बैंक किसके निर्देशन में कार्य करते हैं? भारत के जो सभी बैंक है वो भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशन में कार्य करते हैं। एटीएम मशीन का पूरा नाम क्या है? तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन। परिवार के सदस्यों के सहयोग से चलने वाला उद्योग कौन सा है? तो परिवार के सहयोग से जो उद्योग चलता है वो कुटीर उद्योग। लगभग 20 व्यक्तियों द्वारा चलाया जा रहा उद्योग
किसकी श्रेणी में आता है? तो वह लघु उद्योग की श्रेणी में आता है। चलो देखते हैं, अगला टॉपिक है जो सहकारिता एवं उपभोक्ता संरक्षण। संगठित रूप से व्यक्ति जब आपसी सहयोग के लिए कार्य करते हैं क्या कहलाता है? तो वो सहकारिता कहलाता है। सहकारिता का मूल मंत्र क्या है? एक सब के लिए और सब एक के लिए, ये सहकारिता का मूल मंत्र है। एक प्राथमिक सहकारी समिति के गठन के लिए कम से कम कितने सदस्यों का होना आवश्यक है? तो 15 सदस्यों के लिए जो होना आवश्यक है प्राथमिक सहकारी समिति के लिए। जब कोई व्यक्ति किसी सेवा या वस्तु को खरीदता है तो वह क्या कहलाता है? तो वह उपभोक्ता कहलाता है। उपभोक्ता के अधिकारों की रक्षा के लिए कौन से कानून का प्रावधान है? तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। जिला उपभोक्ता मंच पर कितने रुपए तक की शिकायत की जा सकती है? तो जो जिला लेवल की बात कर रहा है तो इसमें 20 लाख रुपए तक की शिकायत की जा सकती है। राज्य उपभोक्ता आयोग पर कितने रुपए तक की शिकायत की जा सकती है? तो इसमें 20 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक की शिकायत की जा सकती है राज्य उपभोक्ता आयोग पर। और राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग पर कितने रुपए तक की शिकायत की जा सकती है? तो 1 करोड़ रुपए से अधिक की अगर आपका कोई शिकायत है उपभोक्ता आयोग पर, राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग पर की जा सकती है। दूसरे की मेहनत का अनुचित लाभ उठाना कहलाता है। तो दूसरे की मेहनत का अनुचित लाभ जो उठाना है वो शोषण कहलाता है। क्रय की गई वस्तु के निश्चित समय अवधि में दोषपूर्ण होने पर वस्तु को बदलकर नया देने का वादा क्या कहलाता है? तो गारंटी है। और क्रय की गई वस्तु के निश्चित समय अवधि में दोषपूर्ण होने पर वस्तु को दोष मुक्त करके देने का वादा क्या कहलाता? तो वारंटी कहलाता है। गारंटी और वारंटी का जो सीधा फर्क है, ये वस्तु को बदल कर नया दिया जाता है वो तो हो गई गारंटी, और जो अपनी वस्तु है वो ख़राब हो गई उसको रिपेयर करके ठीक करके वापस दे दिया जाता है वो वारंटी हो गई। सहकारी समिति का पंजीकरण कहाँ से करवाया जाता है? तो सहकारिता विभाग से सहकारी समिति का पंजीकरण करवाया जाता है। नेक्स्ट जो इसका चैप्टर है वो सरकार व लोकतंत्र। सरकार का कार्य क्या होता है? सभी नागरिकों के लिए कानून बनाना। जब निर्णय लेने की शक्ति अकेले व्यक्ति राजा रानी के पास हो तो सरकार की वह व्यवस्था क्या कहलाती है? राजतंत्र कहलाती है। जब जनता अपना प्रतिनिधि निश्चित समय के लिए वोट देकर चुनती है तथा निर्णय में जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों की सहभागिता होती है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे लोकतंत्र कहा जाता है। जब लोकहित को ध्यान में न रखते हुए दूसरों को दबाकर निर्णय लिया जाए, ऐसी सरकार कहलाती है। तो ऐसी सरकार जो है वो तानाशाह सरकार कहलाती है। सरकार के चयन हेतु आवश्यक वयस्क नागरिक की आयु कितनी है? तो 18 वर्ष। नेक्स्ट चैप्टर बाल अधिकार एवं बाल संरक्षण। 20 नवंबर 1989 को संयुक्त राष्ट्र संघ के बाल अधिकार अधिवेशन द्वारा बालकों के अधिकारों को 4 रूपों में स्वीकार किया। भारत सरकार ने इस पर 11 दिसंबर 1992 को सहमति दी। ये अधिकार है जीने का अधिकार, विकास का अधिकार, संरक्षण का अधिकार और सहभागिता का अधिकार। कन्या भ्रूण हत्या रोकथाम हेतु सरकार ने कौन सा कानून बनाया है? तो PCPNDT कानून 1994 में बनाया है। बाल विवाह रोकथाम हेतु सरकार ने कानून कब बनाया? तो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 में यह कानून बना है बाल विवाह को रोकने के लिए। बाल श्रम रोकथाम हेतु सरकार ने कानून कब बनाया? तो किशोर न्याय अधिनियम 2000 में बनाया। बाल यौन हिंसा के रोकथाम हेतु सरकार ने क्या प्रयास किए? तो लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 बनाया है। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो ये 1098-1098 जो है वो चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है। स्थानीय स्वशासन और ग्रामीण व शहरी। ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए पंचायत राज व्यवस्था को कौन से संविधान संशोधन में अपनाया गया? तो 73वें संविधान संशोधन में। कौन से संविधान संशोधन के तहत शहरी क्षेत्र के नगरीय स्वशासन को और अधिक सशक्त बनाया गया? तो 74वें संविधान संशोधन में। भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था कब शुरू की गई? तो 2 अक्टूबर 1959 को नागौर से ये त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था शुरू की गई। और देख लेते हैं त्रिस्तरीय में पंचायत के 3 स्तर कौन कौन से हैं?
तो पहला है वो ग्राम पंचायत, दूसरा है जो पंचायत समिति, और तीसरा जिला परिषद। और ग्राम पंचायत की सबसे छोटी इकाई कौन सी मानी जाती है? तो वार्ड सभा जो है वो ग्राम पंचायत की सबसे छोटी इकाई है। ग्राम पंचायत का मुखिया कौन होता है? तो सरपंच जो होता है वो ग्राम पंचायत का मुखिया होता है। ग्राम पंचायत में क्रियान्विति के लिए सरकारी कर्मचारी कौन होता है? तो ग्राम सेवक, जिसको वीडीओ कहा जाता है, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। ग्राम पंचायत के कार्य कौन से हैं? तो ग्राम पंचायत के जो प्रमुख कार्य हैं वो एक तो शुद्ध स्वच्छ पेयजल, सफाई और सार्वजनिक स्थानों पर प्रकाश की व्यवस्था करना। इसी के साथ जो ग्राम पंचायत के जो कार्य हैं वो है सड़क, नालियां एवं विद्यालय भवन का निर्माण करना, महात्मा गांधी नरेगा एवं अन्य रोजगार कार्यक्रमों का संचालन करना, वार्षिक मेलों, हॉट बाजार व मनोरंजन के कार्यक्रमों का आयोजन व व्यवस्था करना, स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाना, जन्म एवं मृत्यु का पंजीयन करना, नए आवासीय भवनों के निर्माण के लिए भूमि आवंटित करना, उनको पट्टा देना, और वृक्षारोपण करना, चरागाह भूमि का विकास व बंजर भूमि के सुधार हेतु प्रयास करना। ग्राम सचिवालय में ग्रामीणों की सहायतार्थ सरकारी कर्मचारियों सहित सरपंच कब उपस्थित रहता है? तो महीने में 4 दिन रहता है, 5 तारीख, 12 तारीख, 20 तारीख और 27 तारीख को उपस्थित रहता है। पंचायत समिति का मुखिया क्या कहलाता है? तो पंचायत समिति का जो मुखिया है वो प्रधान कहलाता है। और पंचायत समिति के कार्य कौन से हैं? तो देख लेते हैं पंचायत समिति के कार्य। अपने क्षेत्र की पंचायतों के कार्य की समीक्षा व पर्यवेक्षण करना, किसानों के लिए उत्तम खाद व बीज की व्यवस्था करना, प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था करना, सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन करवाना। पंचायत समिति के कार्यों के लिए सरकारी अधिकारी होता है तो खंड विकास अधिकारी, जिसको बीडीओ कहा जाता है। बाकी देख लेते हैं। जिला परिषद को का जो मुखिया होता है वो कौन होता है? जिला परिषद का मुखिया जिला प्रमुख होता है। और जिला परिषद के क्या कार्य होते हैं? तो यह ग्राम पंचायत व राज्य सरकार के बीच की एक कड़ी का कार्य करती है। पंचायत समिति के कार्यों की सामान्य देखभाल करती है, संपूर्ण जिले के विकास की योजना बनाती है और जिले में होने वाले विकास कार्यों की समीक्षा व पर्यवेक्षण करती है। और जो आगे जिला परिषद होता है, जिला परिषद के कार्यों में सहयोग के लिए कौन सा सरकारी अधिकारी कार्यरत होता है? तो जिला परिषद का जो अधिकारी होता है वो मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो होता है उसका नाम, उसको सीईओ भी कहते हैं। और 20,000 से अधिक तथा 1 लाख से कम जनसंख्या वाले क्षेत्र में कौन सी स्वशासन व्यवस्था कार्य करती है? तो नगर पालिका। 20,000 से लेकर 1 लाख तक जो जनसंख्या है वहाँ नगर पालिका कार्य करती है। और 1 लाख से अधिक परंतु 5 लाख से कम जनसंख्या वाले क्षेत्र में कौन सी स्वशासन व्यवस्था कार्य करती है? तो नगर परिषद। 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र में कौन सी स्वशासन व्यवस्था कार्य करती है? तो नगर निगम। नगर पालिका का मुखिया क्या कहलाता है? तो वो अध्यक्ष कहलाता है। और नगर परिषद का मुखिया क्या कहलाता है? तो नगर परिषद का मुखिया जो है वो सभापति कहलाता है। नगर निगम का मुखिया क्या कहलाता है? तो वो मेयर या महापौर कहलाता है। इन सभी शहरी व ग्रामीण संस्थाओं का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष इनका कार्यकाल होता है। ये जो सभी संस्थाएं होती है, शहरी चाहे ग्रामीण, उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तीनों शहरी संस्थाओं के कार्य कौन कौन से हैं? तो अनिवार्य कार्य जो है इनके वो देख लेते हैं। शहर के लिए शुद्ध पानी की व्यवस्था करना, सड़कों पर रोशनी और सफाई की व्यवस्था करना, जन्म एवं मृत्यु का पंजीयन करना, दमकल की व्यवस्था करना। और जो इनके ऐच्छिक और अनिवार्य कार्य दोनों ही हैं उनमें है सार्वजनिक पार्क बनवाना, स्टेडियम बनवाना, वाचनालय व पुस्तकालय का निर्माण करना, वृक्षारोपण करवाना, दमकल की व्यवस्था करना। मतदाता द्वारा चुना गया पदाधिकारी क्या कहलाता है? वो तो निर्वाचित होता है, वो निर्वाचित अधिकारी कहलाता है। पदाधिकारी द्वारा नियुक्त किया गया व्यक्ति क्या कहलाता है? तो मनोनीत कहलाता है। जो चुनाव के द्वारा होता है वो निर्वाचित, और जो इनकी पदाधिकारी के द्वारा जो किया जाता है, चुन लिया जाता है, वो मनोनीत। अब जो आगे हैं वो देख लेते हैं। जिला प्रशासन और न्याय व्यवस्था। राजस्थान में कितने संभाग हैं? तो राजस्थान में 7 संभाग हैं।
राजस्थान में कुल कितने ज़िले हैं? तो कुल 33 ज़िले हैं। जिला प्रशासन अपने ज़िले के लोगों के लिए क्या क्या कार्य करता है? तो काम देख लेते हैं। जिला प्रशासन जो है वो शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने का कार्य करता है, भू अभिलेख संग्रहित करना तथा राजस्व प्राप्त करने का कार्य करता है, रसद एवं अन्य सामग्री संबंधित व्यवस्था करना कार्य करता है, शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, पेयजल, बिजली एवं यातायात संबंधी व्यवस्था करना इनका मुख्य कार्य है। रसद एवं अन्य सामग्री संबंधी व्यवस्था करना ये भी इनका काम है। जिले के विकास के लिए विभिन्न योजनाएं बनाना व उन्हें लागू करना और विभिन्न संवैधानिक संस्थाओं के चुनाव संपन्न करवाना ये जिला प्रशासन के काम है। और जो है प्राकृतिक आपदाओं से बचाव व राहत का कार्य करना, जनता व सरकार के बीच कड़ी का कार्य करना, पंचायती राज व्यवस्था व जिला प्रशासन के मध्य समन्वय स्थापित करना, जन समस्याओं को सुनना व उनका निराकरण करना। जिले में शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो पूरे ज़िले की जो बात कर रहा है उसमें शांति और कानून व्यवस्था की जो जिम्मेदारी होती है वो जिला कलेक्टर की होती है। और ज़िले में पुलिस विभाग किसके निर्देशन में कार्य करता है? तो पुलिस अधीक्षक जो एसपी महोदय के निर्देशन में कार्य करता है। जिला मजिस्ट्रेट कलेक्टर के अधीन उपखंड स्तर पर कौन कार्य करता है? तो उपखंड मजिस्ट्रेट जो एडीएम कहलाता है। और जिला मजिस्ट्रेट जो कलेक्टर के अधीन तहसील स्तर पर कौन कार्य करता है? तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट, तहसीलदार या एसडीएम। और संपत्ति, जमीन जायदाद, खरीदारी, विवाह, किराया और संविदा संबंधी विवाद किस श्रेणी में आते हैं? तो ये दीवानी विवाद में संबंधित आते हैं। और हत्या, मारपीट, चोरी, शांति भंग के विवाद किस श्रेणी में आते हैं? तो फौजदारी विवाद में आते हैं। और भूमि संबंधी विवाद जो है वो किस श्रेणी में आते हैं? तो भूमि संबंधी जो विवाद है, कृषि भूमि का उत्तराधिकार, नामांतरण, खातेदारी, लगान आदि के विवाद किस श्रेणी में आते हैं? तो वो है जो राजस्व विवाद की श्रेणी में आते हैं। और जिले में कितने प्रकार के न्यायालय होते हैं? तो 3 प्रकार के। और एफआईआर का पूरा नाम क्या है? तो प्रथम सूचना प्रतिवेदन। तो दोस्तों मुझे आशा है कि ये क्लास आपको पसंद आई होगी। ये था हमारे जो कक्षा 6 है सामाजिक विज्ञान आरबीएसई के द्वारा जो लागू की गई है उसके 1 लाइनर बना के आपके सामने प्रस्तुत किया है। और अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बने रहिए हमारे चैनल पर। राजयोग राजस्थान में आप सभी का धन्यवाद।